जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही अजीब और थोड़ा हास्यास्पद सा नजारा है। एक आदमी एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठा है और वो उसी डाल को काट रहा है जिस पर वो खुद बैठा हुआ है। हाँ, मतलब वो पूरी ताकत से पसीना बहाते हुए कुल्हाड़ी चला रहा है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि जैसे ही उसका ये काम पूरा होगा ना, जैसे ही वो अपने काम में सफल होगा, उसका जमीन पर गिरना और अपनी हड्डियां तुड़वाना एकदम तय है। सही कहा। उसकी वो तथाकथित सफलता ही असल में उसकी सबसे बड़ी असफलता बनने वाली है। हाँ, तो पहली नजर में तो ये हमें मूर्खता की चरम सीमा लगती है। हम इस पर हंस सकते हैं, लेकिन ठीक है, आइए इसे समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। जिसे उस समय का सबसे बड़ा मूर्ख माना गया था। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना है कि कैसे ये इंसान, जिसे समाज ने पूरी तरह से नकार दिया था, वो आगे चलकर शेक्सपियर से भी महान साहित्यकार बन गया। और इसके साथ ही हम स्त्री शक्ति, या जिसे हम अंग्रेजी में फेमिनिन डायमेंशन कहते हैं, उसके गहरे अर्थ को भी खंगालेंगे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कोई धार्मिक विचार नहीं है ना। एकदम नहीं। ये कला, विज्ञान और जीवन के हर क्षेत्र में इंसानी क्षमता को एकदम सर्वोच्च शिखर तक ले जाने का एक विज्ञान है। और ये एक ऐसी यात्रा है जो हमारे रोजमर्रा के तर्क और बुद्धि की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे बिंदु से होती है जो बहुत ही मानवीय है, मतलब निराशा और क्रोध। हाँ, स्रोत के अनुसार कालिदास, जो बाद में इतनी महान कवि बने, वो अपनी पिछले जन्म में देवी काली के बहुत बड़े और कट्टर भक्त थे। अच्छा, पिछले जन्म में? जी हाँ, उन्होंने कई जन्मों तक देवी की आराधना की, हर संभव तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन देवी प्रकट ही नहीं हुई। ओहो। और उसी गहरी निराशा, खीज और क्रोध के साथ उनकी मृत्यु हो गई। और फिर वो इस जन्म में वापस आते हैं। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। मतलब वो बचपन से ही मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं थे। उनका दिमाग एक बच्चे जैसा था। हाँ, जब वो 18 साल के हुए तब भी उनका दिमाग एक 8 साल के बच्चे जैसा ही था। अब आप ही सोचिए, जब कोई 8 साल का होता है तो उसकी हरकतें, उसकी मासूमियत सबको बहुत प्यारी लगती है। बिल्कुल, बच्चे तो प्यारे होते ही हैं। लेकिन जब एक बलवान वयस्क शरीर में एक 8 साल के बच्चे का दिमाग होना, तो समाज की सहानुभूति खत्म हो जाती है। सही बात है। समाज उसे सिर्फ मूर्ख कहता है, और उसे भी उस इलाके का सबसे बड़ा मूर्ख मान लिया गया। उसका कोई सम्मान नहीं था। और पता है, कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस मूर्खता का टकराव राज्य की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता और अहंकार से होता है। वो राजकुमारी वाली बात। हाँ, उस स्थानीय राजा की एक बेटी थी। वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खुद को बहुत बुद्धिमान मानती थी, और संभवतः वो थी भी। उसकी शर्त थी कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करेगी जो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हो। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, अहंकार बुद्धिमत्ता को अंधा कर देता है। बिल्कुल। जो भी राजकुमार उससे शादी का प्रस्ताव लेकर आता, वो न सिर्फ उन्हें ठुकरा देती, बल्कि भरी सभा में उन्हें मूर्ख कहकर उनका घोर अपमान भी करती थी। और इस अहंकार का नतीजा ये हुआ कि आसपास के सभी राजा दुश्मन बन गए। राजाओं को लगा कि भाई सिर्फ उनके बेटों का रिश्ता ही नहीं ठुकराया गया, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और उनके राज्य के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। जाहिर है वो अपमानित महसूस करेंगे। और इसके कारण उस छोटे से राज्य पर चारों तरफ से भारी राजनीतिक और सैन्य दबाव पड़ने लगा। पिता यानी जो राजा थे, वो अपनी ही बेटी के इस नासमझी से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने एक भयानक सजा तय कर दी। उन्होंने क्या किया? और उन्होंने अपने सैनिकों को सीधा आदेश दिया कि जाओ और राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को खोज कर लाओ। मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करवाऊंगा ताकि उसका ये सारा अहंकार टूट सके। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन सैनिकों को कौन मिला होगा। वही युवक, हाँ, जो अपनी डाल काट रहा था। बिल्कुल वही। सैनिकों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता, तो राजा ने जबरदस्ती उस घमंडी राजकुमारी की शादी उस युवक से करवा दी। बाप रे। पर देखिए, यहाँ हमें एक बात समझनी चाहिए। जब लोक कथाएं पीढ़ियों तक सफर करती है ना, तो उनमें थोड़ा मिर्च मसाला लग सकता है। हाँ, थोड़ी नाटकीयता तो जुड़ी जाती है समय के साथ। बिल्कुल। पर हमें कहानी की शाब्दिक सच्चाई में उलझने के बजाय उसके पीछे छिपे हुए संदेश और इंसानी मनोविज्ञान को देखना चाहिए। सही कहा। और इस कहानी का जो अगला हिस्सा है, वो मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत ही हैरान करने वाला है। राजकुमारी की शादी उस सीधे साधे मंदबुद्धि इंसान से हो जाती है। अब सोचिए, राजकुमारी का सारा गुस्सा अपनी किस्मत पर, सारी खींच वो उस निर्दोष व्यक्ति पर निकालती है।
बेचारी की कोई गलती भी नहीं थी। वही तो, वो हर दिन हर पल हजारों तरह से उसका मानसिक उत्पीड़न करती है, उसे नीचा दिखाती है। मुझे इस बात पर सच में बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे उस राजकुमारी ने अपनी सारी कुंठा उस इंसान पर निकाल दी जिसने वास्तव में उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं था। वो तो खुद एक मोहरा था बस। हाँ, और वो इतना आहत हो गया, इतना अपमानित महसूस करने लगा कि उसे आधी रात को महल छोड़कर घने जंगल में भागना पड़ा। ये वाकई एक बहुत ही मार्मिक स्थिति है। महलों की उस घुटन और अपनी पत्नी के तानों से बचने के लिए वो सीधा जंगल की ओर भागा, जहां काली का एक पुराना सुनसान मंदिर था। घने जंगल के बीच। हाँ, और यहाँ ये जानना बहुत प्रासंगिक है कि काली मंदिर अक्सर आबादी से दूर घने जंगलों के बीच ही क्यों होते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है कि उन मंदिरों में होने वाली रस्में, ऊर्जा का स्तर और अनुष्ठान बहुत उग्र प्रकृति के होते हैं। आम समाज और सामान्य गृहस्थ जीवन अक्सर उन ऊर्जाओं को संभाल नहीं पाता या उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता। अच्छा, इसलिए उन्हें समाज की नजरों से दूर रखा जाता था। बिल्कुल, प्रकृति के एकांत में स्थापित किया जाता था। तो वो महल से भागकर उस अंधेरे और डरावने मंदिर में पहुंच जाता है, लेकिन उसे तो कोई पूजा पाठ करना आता ही नहीं था। उसे कोई संस्कृत का श्लोक नहीं पता था, कोई पारंपरिक जाप नहीं आता था। तो उसने क्या किया? उसने बस मंदिर के अंदर जाकर अपना सिर देवी की मूर्ति के चरणों में जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई रटी रटाई पारंपरिक प्रार्थना नहीं थी। हाँ, कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा था वो। बिल्कुल, ये एक इंसान की अत्यंत कच्ची, अनियंत्रित और गहरी भावना थी। अक्सर लोग मंदिरों में बहुत सलीके से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ नहीं होता, बस एक रस्म निभा रहे होते हैं। हाँ, पर यहाँ सलीका नहीं था, लेकिन दर्द एकदम सच्चा था। वो बस अपना सिर पटकता रहा जब तक कि उसके सिर से खून न बहने लगा, और जैसे ही खून की बूंदें देवी के चरणों पर गिरी, उसने खुद को मंदिर के अंदर से बंद कर लिया। अंदर से बंद कर लिया? हाँ, उसे ये भी खौफ था कि कहीं राजा के सैनिक उसे ढूंढते हुए ना आ जाएं और उसे वापस उसी यातना भरी जिंदगी में ना धकेल दें। और तभी इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बाहर से एक आवाज आती है, साक्षात देवी काली खुद पुकारती हैं, मैं काली हूं, मैं आ गई हूं, दरवाजा खोलो। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है? वो साफ इनकार कर देता है। उसे अचानक अपने पिछले जन्मों की वो सारी लंबी प्रतीक्षा, वो निराशा और वो गुस्सा याद आ जाता है। अरे, पिछले जन्म का गुस्सा? हाँ, वो कहता है कि इतने जन्मों तक मैंने तपस्या की, मिन्नतें की, तब तो तुम नहीं आई, अब यहाँ क्यों आई हो? मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रुकना है। जरा सोचिए, ये कितना अजीब है। कोई कितने जन्मों तक ईश्वर या किसी परम शक्ति की प्रतीक्षा करता है, और जब वो शक्ति आखिरकार दरवाजे पर खड़ी है तो वो क्या कर रहा है? वो दरवाजा नहीं खोल रहा। देवी बार बार विनती करती हैं, कृपया दरवाजा खोलो, और वो व्यक्ति, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी एक 8 साल के बच्चे जैसा था ना, वो उन्हें बस चिढ़ाने के लिए दरवाजा थोड़ा सा खोलता है और अपनी जीभ बाहर निकाल देता है। ये दृश्य सच में बहुत ही बाल सुलभ है ना? ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति सामने खड़ी है और वो उन्हें ऐसे चिढ़ा रहा है जैसे कोई बच्चा अपने दोस्त को चिढ़ाता है। ये बहुत हैरान करने वाला है। और यही वो क्षण है जहां सारा तर्क, सारा विज्ञान पूरी तरह से खत्म हो जाता है और कुछ ऐसा घटित होता है जो इंसानी समझ से परे है। क्या होता है? ता नहीं थी, वो ऊर्जा और चेतना का एक महाविस्फोट था। मतलब एक तरह का ट्रांसमिशन। बिल्कुल। जो इंसान कुछ पल पहले तक अपनी ही डाल काटने वाला सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता था, वो अचानक एक महान विद्वान, एक असाधारण साहित्यकार में बदल गया। मूर्ख से सीधा महान विद्वान? मतलब उसे कुछ रटने या सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी? एकदम नहीं। स्रोत बताते हैं कि वो बस एक जगह बैठता था और उसके मुंह से संस्कृत की नई कविताएं और अत्यंत जटिल श्लोक पानी की तरह बहने लगते थे। भारत में साहित्य और कला के मामले में कालिदास का कद इतना विशाल है कि पश्चिमी दुनिया अक्सर उनकी तुलना शेक्सपियर से करती है। हाँ, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है उन्हें। बल्कि कई बड़े भाषा विद्वान तो कालिदास को भाषा पर उनकी अचूक पकड़ और भावनाओं को अभिव्यक्त करने की उनकी असीम क्षमता के कारण शेक्सपियर से भी कहीं ऊपर रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, दुर्भाग्य से उनका बहुत कम काम ही आज के समय में बचा है, लेकिन जो थोड़ा सा भी बचा है ना, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, वो साहित्य के सर्वोच्च शिखर का प्रमाण है। और देखिए, ये सिर्फ एक अच्छी कविता लिखने या अच्छी भाषा जानने की बात नहीं है, ये वाणी और अभिव्यक्ति में आई उस असीमित शक्ति की बात है। ये घटना हमें एक बहुत गहरा संकेत देती है। जब कोई व्यक्ति उस विशिष्ट ऊर्जा या ग्रहणशीलता के संपर्क में आता है तो उसकी क्षमताएं उन सीमाओं को आसानी से लांघ जाती हैं जिन्हें हम डिग्रियों, पढ़ाई या तर्क से समझा सकते हैं। और यहाँ से ये बात वास्तव में बहुत रोचक हो जाती है,
क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी लोक कथा तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन स्रोतों के अनुसार इस पूरी घटना के पीछे एक गहरा विज्ञान और मनोविज्ञान छिपा है, जिसे स्त्री शक्ति या फेमिनिन डायमेंशन कहा गया है। लेकिन एक मिनट रुकिए। जी पूछिए। जब आप स्त्री शक्ति या फेमिनिन कहते हैं तो मेरे और शायद हर सुनने वाले के दिमाग में तुरंत जेंडर या महिला होने का विचार आता है। स्वाभाविक है। तो अगर ये महिला या पुरुष होने के बारे में नहीं है तो फिर हम इसे स्त्री शक्ति कह ही क्यों रहे हैं? इसे सिर्फ रिसेप्टिविटी या ग्रहणशीलता क्यों नहीं कह देते? ये एक बहुत ही शानदार और ज़रूरी सवाल है। देखिए, इसे स्त्री शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकृति में जो स्त्री तत्व है उसका मूल स्वभाव ही अपने भीतर समाहित करना या ग्रहण करना है। अच्छा। अगर हम इसे पुरुषत्व या मैस्कुलिन आयाम से तुलना करके समझें तो पुरुषत्व का स्वभाव है बाहर की तरफ जाना, जीतना, विश्लेषण करना, चीजों को टुकड़ों में बांटकर समझना। मतलब सर्वाइवल और लॉजिक। एकदम सही, सर्वाइवल और तर्क। जबकि स्त्रीत्व का आयाम विश्लेषण नहीं करता, वो सब कुछ समेट लेता है, वो इंक्लूजन है। जब हम कहते हैं कि कालिदास ग्रहणशील हो गए तो इसका मतलब है कि उनके भीतर का वो तार्किक पुरुषत्व वाला दिमाग जो सवाल पूछता है, जो विश्लेषण करता है, वो पूरी तरह से शांत था। ओहो, मतलब क्योंकि कालिदास का दिमाग एक 8 साल के बच्चे जैसा था, उनके पास अपना कोई अहंकार, कोई लॉजिक या कोई कंडीशनिंग नहीं थी जो देवी की ऊर्जा को रोक सके। बिल्कुल, यही इस कहानी का सबसे गहरा रहस्य है। उनका दिमाग खाली था, इसलिए वो उस असीम ज्ञान को बिना किसी बाधा के ग्रहण कर पाए। तो क्या मैं इसे एक आधुनिक उदाहरण से ऐसे समझ सकता हूं कि मान लीजिए हमारा जो तर्क या पुरुषत्व वाला दिमाग है वो एक कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह है। प्रोसेसर। हाँ, जो सिर्फ उसी डेटा पर काम कर सकता है, उसे जोड़ घटा सकता है जो उसमें पहले से फीड किया गया है। लेकिन जो स्त्री शक्ति का आयाम है वो एक वाईफाई एंटीना की तरह है। अरे वाह! मतलब आप खुद कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, आप सीधा एक बड़े क्लाउड से असीमित डेटा डाउनलोड कर रहे हैं। क्या बेहतरीन उदाहरण दिया है आपने। बिल्कुल यही बात है। आप वाईफाई के जरिए उस यूनिवर्सल सर्वर से जुड़ जाते हैं और इतिहास इस बात का गवाह है। अगर हम पिछले 200 सालों का ही इतिहास उठाकर देखें, हालांकि ऐसे राजनीतिक या ऐतिहासिक नामों पर बहस हो सकती है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई महत्वपूर्ण पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अकल्पनीय ऊंचाइयां छुईं। और आप ये कहने वाली हैं कि उन सबने अपना ये वाईफाई ऑन कर लिया था? एक तरह से हाँ। उन सभी में एक बात बहुत समान थी, उन्हें उनकी माताओं ने पाला था और उनके नजरिए में उनकी माँ सिर्फ एक लाड़ प्यार करने वाली महिला नहीं थी, बल्कि एक देवी के समान थी। अच्छा, एक पूजनीय स्वरूप। हाँ, वे माताएं उनके प्रति बेहद सख्त थीं, अनुशासन प्रिय थीं और उन पुरुषों के लिए वो पूजनीय थीं। अनजाने में ही सही, वे पुरुष उस स्त्री शक्ति की उपासना में थे। उन्होंने अपने भीतर उस ग्रहणशीलता को जगा लिया था और उसी ने उन्हें एक साधारण इंसान से महानता के शिखर पर पहुंचा दिया। तो ये कोई जादू नहीं था? नहीं, ये कोई जादू नहीं, ये चेतना का विस्तार है। प्रवाहित होने की इस बात से मुझे एकदम से विज्ञान की दुनिया का एक बहुत ही पुख्ता और आधुनिक प्रमाण याद आ गया। रामानुजन। हाँ, साहित्य की दुनिया से बाहर निकलकर अगर हम गणित में देखें तो महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की कहानी भी तो बिल्कुल यही है। बिल्कुल, रामानुजन का उदाहरण शायद इस पूरी अवधारणा का सबसे शक्तिशाली आधुनिक प्रमाण है। सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत का समय था। उस समय ब्लैक होल जैसी कोई अवधारणा दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक को पता ही नहीं थी। किसी ने नाम भी नहीं सुना था तब। हाँ, किसी को इसका नामो निशान तक नहीं मालूम था। लेकिन रामानुजन ने ब्लैक होल के व्यवहार को समझाने वाले अत्यंत जटिल गणितीय सूत्र या इक्वेशंस रच दिए थे। ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है, क्योंकि जो सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसे हम सभी ने स्कूलों में सीखा है, जो पूरी तरह से तर्क और पुरुषत्व के आयाम पर चलती है, वो ये है कि पहले एक थ्योरी या विचार आता है। एक हाइपोथेसिस। हाँ, फिर उस विचार को साबित करने के लिए सालों तक प्रयोग किए जाते हैं, डेटा इकट्ठा किया जाता है और अंत में जाकर उसके समर्थन में गणितीय सबूत पेश किए जाते हैं। बिल्कुल, यही स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन रामानुजन ने इस पूरी स्थापित प्रक्रिया को ही उलट दिया। उनके पास कोई विचार या थ्योरी आने से पहले ही उन्होंने सीधा उसका फाइनल गणित दे दिया था, बिना किसी थ्योरी के। जी हाँ, उन्हें नहीं पता था कि ये गणित भौतिक विज्ञान में कहाँ लागू होगा, उन्होंने बस उसे लिख दिया। और आज के वैज्ञानिक 100 साल बाद अब जाकर उस गणित को समझ पा रहे हैं और ब्लैक होल की थ्योरी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
और क्या आपको पता है कि जब उस समय के बड़े बड़े ब्रिटिश गणितज्ञों ने उनसे पूछा कि ये सब आखिर कहाँ से आ रहा है, ये इतना जटिल गणित बिना किसी थ्योरी के आपके दिमाग में कैसे प्रकट हो रहा है, तो उन्होंने क्या कहा? तो अपनी मृत्युशैया पर लेटे हुए ढेरों नोटबुक भरते हुए उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत गहरा था। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, मेरी देवी से गणित बहता है। मेरी देवी से गणित बहता है। वाह! मतलब वो खुद को एक रचयिता या बहुत बड़ा बुद्धिमान नहीं मान रहे थे, वो खुद को सिर्फ एक माध्यम मान रहे थे। बिल्कुल। ये तो एकदम कालिदास जैसी ही स्थिति है। ये साबित करता है कि चाहे कोई टेक कंपनी का बिजनेसमैन हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई कलाकार हो, संगीतकार हो या कोई योगी हो, अगर कोई अपने काम को, अपनी कला को एक अलग ही स्तर पर ले जाना चाहता है तो उसे इस कृपा या इस स्त्री शक्ति के आयाम की आवश्यकता होती ही है। हाँ, क्योंकि ज्ञान केवल बाहरी पढ़ाई या किताबें रटने से नहीं आता। एकदम सही। और ये कृपा या ये ग्रहणशीलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ किस्मत वालों को मिलती है। ये एक बाकायदा विज्ञान है। जिसे भी ये कृपा छू जाती है, उसका ऊपर उठना बाकी दुनिया को चमत्कार लगने लगता है। और यही कारण है कि आज के समय में इस विज्ञान को अधिक सुलभ बनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए अब पुरुषों के लिए भी भैरवी साधना जैसी प्रक्रियाएं शुरू की जा रही हैं। अरे, मैं पूछने वाला था कि ये भैरवी साधना क्या है? क्या ये कोई पुराना तंत्र मंत्र है? नहीं, ये कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं है। ये कुछ खास शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा आधारित प्रक्रियाओं का एक विज्ञान है। अच्छा, एक सिस्टम है। हाँ, ये एक सिस्टम है जो पुरुषों के भीतर भी उसी रिसेप्टिविटी या ग्रहणशीलता को जगाता है, ताकि वे अपने भीतर मौजूद तार्किक और विश्लेषणात्मक शोर को शांत करके ब्रह्मांडीय ज्ञान के प्रति खुल सकें, ताकि वे अपनी सर्वोच्च क्षमता को प्राप्त कर सकें। तो अगर हम इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। ज्ञान, बुद्धिमत्ता और महानता केवल बाहरी पढ़ाई, डिग्रियों की रेस या कठोर तर्कों का परिणाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। कालिदास की अमर संस्कृत कविताएं और रामानुजन का समय से 100 साल आगे का जटिल गणित ये मजबूती से साबित करते हैं कि जब इंसान स्त्री शक्ति के आयाम के प्रति ग्रहणशील हो जाता है, जब वो सिर्फ तर्क से आगे बढ़कर अपने वाईफाई को ऑन करने की क्षमता विकसित करता है, तो उसके भीतर से कुछ ऐसा प्रकट होता है जो पूरी दुनिया बदल देता है। एकदम सही कहा। इंसान का मस्तिष्क जब केवल पुरुषत्व या विश्लेषणात्मक तरीके से काम करता है तो वो सीमित रहता है। वो सिर्फ उसी डेटा पर काम कर सकता है जो उसने अब तक देखा या सुना है। लेकिन जब वो स्त्रीत्व की ग्रहणशीलता को अपनाता है तो वो पूरे ब्रह्मांड के उस ज्ञान के साथ जुड़ जाता है जो हमेशा से वहां मौजूद है। और यहीं पर अब अपनी चर्चा के शुरुआत वाले उस अजीब से दृश्य पर वापस लौटते हैं। वो मूर्ख व्यक्ति जो उस डाल को काट रहा था जिस पर वो खुद बैठा था। आज हम जिस तरह की दुनिया में जी रहे हैं, जिस तरह का समाज हम बना रहे हैं, वहां एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न उठता है। और वो क्या है? अगर मानव इतिहास की सबसे महान साहित्यिक रचनाएं और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों जैसे ब्लैक होल को समझाने वाले सबसे जटिल गणितीय सूत्र दोनों ही तर्क से नहीं बल्कि इसी स्त्री शक्ति या ग्रहणशीलता के आयाम से उपजे हैं, तो क्या हमारी आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली एक बहुत ही भयंकर गलती नहीं कर रही है? देखिए, अपने स्कूलों और कॉलेजों में अपनी पूरी शिक्षा को सिर्फ पुरुषत्व, सिर्फ तर्क, रट्टा मारने, डेटा और थ्योरी से सबूत वाली प्रक्रिया पर अति निर्भर नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम बस जानकारी भर रहे हैं। हम बच्चों को सिर्फ एक अच्छा प्रोसेसर बनना सिखा रहे हैं। ऐसा करके क्या हम अपनी इंट्यूशन और रचनात्मकता की उस असीम शाखा को ही नहीं काट रहे हैं जिस पर वास्तव में पूरी मानव जाति की सर्वोच्च क्षमता टिकी हुई है? ये सोचने वाली बात है। अगर हम केवल लॉजिक की कुल्हाड़ी से अपनी ही डाल काटते रहे तो हमारे पूरे मानव समाज का गिरना और अपनी मूल रचनात्मकता को खो देना पूरी तरह से तय है। सुनने वालों, इस बारे में सोचिएगा जरूर। अगली बार जब आप किसी समस्या में फंसे हों तो शायद आपको और ज्यादा सोचने की नहीं बल्कि थोड़ा शांत होकर अपना वाईफाई ऑन करके ग्रहणशील होने की जरूरत है।